नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और हमारी खास सीरीज विदेश में पढ़ाई ये लगातार जारी है। हमने बातचीत की अब तक कि आप कैसे शुरुआत करेंगे, कैसे तैयारियां करेंगे और विदेश में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है, मसलन फंडिंग से लेके कॉलेज का चुनना और तमाम चीज़ें। आप कैसे स्टार्ट करें वो बातचीत हो गई, लेकिन अब फोकस करेंगे एक एक स्ट्रीम पर, एक एक सब्जेक्ट पर। तो आज हमने जो स्ट्रीम पकड़ी है वो है ह्यूमैनिटीज़ की, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग पढ़ाई करना चाहते हैं, ज़्यादा तादाद में होते हैं। अब यह है कि कॉलेजेस भी काफ़ी अवेलेबल हैं। बहुत सारे सवाल मन में, कौन सी परीक्षा देनी होगी, कौन से कॉलेज चुनने होंगे, कितने पैसे खर्च होंगे, कहाँ की डिग्री काम की, और अल्टीमेटली आपने डिग्री ले भी ली तो क्या आपको एक बढ़िया बेहतरीन सैलरी, एक अच्छा जॉब उस डिग्री से मिलेगा। तो ये सारे सवाल आज होंगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज के शो की, और उसमें हमने कुछ खास मेहमानों को बुलाया है। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं यहाँ पर जो एडू कोच के एमडी एंड सीईओ पुण्य विज, माफ़ कीजिएगा, IC3 इंस्टीट्यूट की एकेडमिक मैनेजर कृतिका बालाजी जो हमारे साथ पहले भी थी, और ड्रीम अहेड की फाउंडर प्रतिका शर्मा। आपका सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है तो मैं थोड़ा सा नाक में बात करूंगा, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पुण्य आपसे ही शुरू करते हैं। चलिए ये बताइए हमको कि ह्यूमैनिटीज़ में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, ऐसा हम देख रहे हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं, लेकिन क्या ह्यूमैनिटीज़ में पढ़ाई करने के लिए आपको, ये सवाल मैंने कल भी पूछा था, विदेश जाने की ज़रूरत है? तो ऐसा है कि चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो ह्यूमैनिटीज़ हो, चाहे वो साइंस हो, आपके पास आज एक ऑप्शंस हैं। मतलब अगर आप अपने घर में खाना बनाते हैं बट आपका मन करता है कि कभी आप घर पे खाना ना खाएं, आप बाहर होटल में जाएं, वैसे ही हमारे इंडिया में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहां हम पढ़ सकते हैं। बट एक विदेशी में एजुकेशन जो लोग लेना चाहते हैं उनके लिए सिर्फ एक एजुकेशन नहीं है, एक ओवरऑल एक्सपीरियंस रहता है। इसीलिए लोग बाहर पढ़ना जाना चाहते हैं। वहाँ पे वो रहना सहना सीख लेते हैं, उनके फ्रेंड्स कैसे बनाने हैं, अपने पेरेंट्स से अकेले रहते हैं वो पहली बारी, इसीलिए वो बाहर जाना चाहते हैं। और ह्यूमैनिटीज़ स्पेसिफिकली अगर हम कोर्सेज देखें तो ह्यूमैनिटीज़ के लिए बहुत बेहतरीन ऑप्शंस बाहर अवेलेबल हैं। तो जब हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं और वो बोलते हैं कि हमें ह्यूमैनिटीज़ करना है, हम उनको इनकरेज करते हैं कि वो बाहर जाएँ और सबका नाम रोशन करे और एक अच्छी सी जॉब ले या अच्छा सा रिसर्च वर्क करे और अपने पैरों पे खड़े होए। चलिए बढ़िया है। तो अच्छी बात है, ये एक अच्छा पॉइंट है कि आप कोर्स करने तो जाते ही हैं कि एक्सपीरियंस ऐड होता है। आप जब 3-4 साल अपने देश के बाहर रहते हैं तो एक अलग तरीके से आपकी ट्रेनिंग होती है, एक अलग माहौल आपको मिलता है और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। राइट, चलिए तो सीधे अब पॉइंट पर आते हैं कि ह्यूमैनिटीज़ में जो अलग अलग कोर्सेज हैं वो क्या क्या अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर कृतिका आप बताइए क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं और वो कौन से टॉप मोस्ट कोर्सेज हैं जिनके लिए ज़्यादातर लोग अप्लाई करते हैं? Hi, good evening. Thank you so much for having me back. Actually, humanities आजकल इतना पॉपुलर हो चुका है, विदेश में तो था पहले से ही, बट अभी इंडिया में भी काफी पॉपुलर हो चुका है। और कुछ ट्रेंडिंग कोर्सेज जो है अभी ह्यूमैनिटीज के अंदर, एक सर्वे के हिसाब से वन ऑफ द टॉप इज लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स। ये काफी इंटरेस्टिंग है बिकॉज इसके साथ लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। यू कैन बी अ मार्केटिंग मैनेजर और ट्रांसलेटर, कम्युनिकेशंस मैनेजर, बहुत सारे रोल्स ऐसे हैं। और इंटरेस्टिंगली ये इतना रेयर कमोडिटी हो चुका है कि अगर कोई लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक्स एक्सपर्ट है तो समझे कि फ्रेंच बोल सकते हैं, सो दे कैन वर्क इन 29 कंट्रीज। स्पेनिश बोल सकते हैं तो दे कैन वर्क इन 20 कंट्रीज, अरबिक 25 कंट्रीज। ऐसे ये काफी एक यूनिक और स्पेशलाइज्ड कोर्स हो चुका है ह्यूमैनिटीज के अंदर। Other courses also include programs like cultural studies, history, political science, philosophy, journalism, geography, English literature, and creative and performing arts. ये सारे कोर्सेज काफी पॉपुलर हो चुके हैं ह्यूमैनिटीज के अंदर, और इनमें अर्निंग पोटेंशियल भी काफी एक्साइटिंग है। पहले लोग सोचते थे कि ह्यूमैनिटीज लास्ट ऑप्शन होता है सबके लिए, कि साइंस ले लो फिर शायद कॉमर्स ले फिर ह्यूमैनिटीज। अभी ह्यूमैनिटीज का इतना वैल्यू आया है कि इफ अ स्टूडेंट डज फॉरेन लैंग्वेजेस, इंडिया में अप टू 9 lakhs ओपनिंग सैलरी तक पोटेंशियल है। फॉर एन इकोनॉमिस्ट अप टू 8.5 lakhs, जर्नलिस्ट के लिए 6 lakhs। ये स्टार्टिंग सैलरीज में हाई एंड में बोल रही हूँ। सो काफी पोटेंशियल आ चुका है, एंड दीज आर सम ऑफ द टॉप कोर्सेज एंड सम ऑफ द ओपनिंग सैलरी ऑप्शंस एज वेल।
चलिए, अच्छा है, तो हम आगे चल के क्या करियर ऑप्शंस रहेंगे उस पर भी बातचीत करते हैं, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक अच्छी डिग्री आप ले लें, फॉरेन में जाएं, लेकर आएँ, अच्छी बात है। चाहे वहाँ चाहे फिर हिंदुस्तान लौटकर, दोनों जगह आपके जॉब के क्या ऑप्शंस हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। राइट, प्रतिका, तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप ह्यूमैनिटीज़ के लिए तैयारी कैसे शुरू करेंगे? क्या कोई एग्ज़ाम है जो पहले आपको क्लियर करने होंगे, और अगर क्लियर करने के लिए कोई एग्ज़ाम्स हैं तो वो क्या क्या एग्ज़ाम्स होंगे और उनकी तैयारियाँ कैसे होगी? सर, इसके लिए पहले तो स्टूडेंट को 18 टू 14 मंथ्स पहले एक रोड मैप बना लेना चाहिए कि उसका डेस्टिनेशन कौन सा है, कॉलेज कौन सा है एंड देन कोर्स कौन सा है, क्योंकि हर कंट्री की रिक्विजिट्स एंड प्री रिक्विजिट्स वेरी करती हैं। सो 18 से 14 मंथ्स पहले एक करियर प्लानिंग, पोस्ट प्लानिंग हो, फिर 12 मंथ्स पहले उसके रिक्विजिट्स एंड प्री रिक्विजिट्स की स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट क्या हैं, एंड देन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी रिक्वायर्ड है या नहीं रिक्वायर्ड, एंड उस अकॉर्डिंग 12 टू 8 मंथ्स में ये सारी प्लानिंग चलनी चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटीज की एप्लीकेशन ऑलमोस्ट 11 टू 12 मंथ्स बिफोर ओपन हो जाती हैं। जैसे अगर बात करें यूके की, तो यूके में सितंबर से एप्लीकेशंस ओपन हो जाती हैं। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज 15 अक्टूबर को उनके एप्लीकेशंस की डेडलाइन होती है, एंड उनके लिए स्टूडेंट्स को एंट्रेंस एग्जाम भी देना होता है, एंड देन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी भी चाहिए। सो वो सारी प्लानिंग स्टूडेंट्स को 11th में करनी चाहिए, इन द बिगनिंग ऑफ 11th एंड टूवर्ड्स द एंड ऑफ 11th, चाहे वो स्टैंडर्डाइज टेस्ट है, लाइक अगर यूएस में स्टूडेंट ने अप्लाई करना है, सेट देना है या उसने एसीटी का एग्जाम देना है, ये सारे स्टैंडर्डाइज टेस्ट और प्री रिक्वायर्ड टेस्ट उसको 12th के या 11th के एंड तक या 12th की जून की ब्रेक तक दे देना चाहिए, क्योंकि जून के जो समर ब्रेक है उसको यूटिलाइज करना चाहिए, उसको एसेज के लिए, उसको क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि जब बच्चा आउट ऑफ इंडिया अप्लाई करता है तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एज अ प्री रिक्वायरमेंट काउंट होते हैं, उसका एकेडमिक प्रोफाइल, उसका नॉन एकेडमिक अचीवमेंट्स एंड देन स्टूडेंट का एकेडमिक एक्सीलेंस कैसा है। सो ये सारी चीजें बच्चे को ऑलमोस्ट अ ईयर बिफोर प्लान करके कंप्लीट करके रख लेनी चाहिए, ताकि जब एप्लीकेशन ओपन हो तो बच्चा चीजों पे फोकस करना चाहिए विच आर गोइंग टू गिव एन एज टू हिम इन द एडमिशन प्रोसेस। चलिए जी, बढ़िया है, आपने एक अच्छी गाइडलाइन दे दी यहाँ पे कि किस तरीके से तैयारी करनी है और कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है, कौन कौन से कॉलेजेस के क्या क्या क्राइटेरिया हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो पुण्य आप हमें ये बताएं कि आप जब बात आती है ह्यूमैनिटीज़ की, तो देखिए विदेश में पढ़ाई करना है तो कई डेस्टिनेशन आपके पास है, यूएस है, यूके है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, तो 3-4 जो बड़े नाम हैं, लेकिन क्या कोई खास, जैसे कि अगर आपको ह्यूमैनिटीज़ ही पढ़नी है तो फिर आप इंग्लैंड का रुख करें, अगर आपको ह्यूमैनिटीज़ में कुछ अच्छे लेकिन कम पैसे वाले कॉलेज हैं तो वो फिर किस कंट्री में मिलेंगे, अगर आप हमें गाइड कर पाएं। बिल्कुल। सो ऐसा है, ह्यूमैनिटीज़ में आजकल 2 टाइप्स के कोर्सेज रहते हैं। एक तो बिल्कुल प्योर ह्यूमैनिटीज़, अगर आपने एक सब्जेक्ट ह्यूमैनिटीज़ में चूज़ कर लिया, जैसे अगर आपको सिर्फ प्योर इकोनॉमिक्स करना है या प्योर इंग्लिश करना है, एक तो प्योर डिसिप्लिन्स होता है। दूसरा, ह्यूमैनिटीज़ में जो कोर्स आजकल काफ़ी पॉपुलर है, अगर आप इंडिया में भी देखेंगे जितनी नई यूनिवर्सिटीज़ आ रही है वो ह्यूमैनिटीज़ में सारी लिबरल आर्ट्स कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। सो लिबरल आर्ट्स क्या होता है कि आप सिर्फ एक ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट ना करके आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स कंबाइन करें, जैसे आप साइकोलॉजी भी कर रहे हैं और साथ साथ लैंग्वेज क्लासेस भी कर रहे हैं, थोड़ा सा इंग्लिश भी कर रहे हैं, कम्युनिकेशन भी कर रहे हैं, क्रिटिकल रीजनिंग भी उसमें सीख रहे हैं, और साथ साथ जो टेक्नोलॉजी यूज़ होने वाली है, थोड़ा सा डेटा साइंस और एनालिटिक्स भी उसके साथ कंबाइन करें, इसको हम कहते हैं लिबरल आर्ट्स। सो लिबरल आर्ट्स जो ओरिजिनेट हुआ था वो अमेरिका में हुआ था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, एंड अब इंडिया में भी आ रहा है, और वर्ल्ड वाइड बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जैसे यूके की भी यूनिवर्सिटीज़ अब लिबरल आर्ट्स को अडॉप्ट कर रही हैं, क्योंकि ऐसा मानने को है कि जैसे अगर सपोज हम 2030 में अगर किसी को फूड ब्लॉगर बनना है फॉर एग्जांपल, तो उसको सिर्फ खाने की नॉलेज नहीं होनी चाहिए, उसको राइटिंग की भी नॉलेज होनी चाहिए, उसको थोड़ा सा वीडियो एडिटिंग भी आना चाहिए, उसको ज्योग्राफी का भी थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, ताकि उसको पता रहे कि कौन सा खाना कौन से देश का है और वो उसके बारे में एक्सपीरियंसेस लिख सके। तो एक मल्टीपल स्किल सेट जो आपको मिलेगा वो लिबरल आर्ट्स में मिलता है। तो
स्पेशली जो स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड है कि उनको ह्यूमैनिटीज़ के अंदर क्या करना है, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि वो लिबरल आर्ट्स लेके सारे सब्जेक्ट्स को थोड़ा थोड़ा पढ़ के ट्राई करके उसके बाद लास्ट ईयर में या सेकेंड लास्ट ईयर में डिसाइड करे कि उनको किस चीज़ में स्पेशलाइज करना है। और अगर जो स्टूडेंट्स बिल्कुल क्लियर है कि उनको क्या करना है, तो वो स्ट्रेट अवे फर्स्ट ईयर से ही वो प्योर ह्यूमैनिटीज़ का एक सब्जेक्ट पकड़ के उसको कर सकते हैं। तो अगर प्योर ह्यूमैनिटीज़ की बात आती है तो यूनाइटेड किंगडम काफ़ी अच्छा माना जाता है उसके लिए, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम में फर्स्ट ईयर से ही, जैसे अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो आप फर्स्ट ईयर से अगर इको पढ़े हैं तो आप सारे 3 इयर्स की जो आपकी ड्यूरेशन है उसमें आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, तो आप उस एक सब्जेक्ट के डेप्थ में चले जाते हैं। जबकि अमेरिका फोकस करता है ब्रेथ पे, चौड़ाई पे, तो आप सिर्फ एक चीज़ के भीतर बिल्कुल ना जाके मल्टीपल चीज़ों को पकड़ के उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा स्टडी करें और उसके बाद देखेंगे कि आपको क्या इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो लिबरल आर्ट्स का सबसे ज़्यादा माना जाता है, और अगर किसी को प्योर साइंस करना है उसके लिए यूनाइटेड किंगडम बेहतरीन है। तो यूएस एंड यूके हमेशा से ही पॉपुलर डेस्टिनेशंस रहे हैं और ये अभी भी हैं, बट बहुत सारी नई कंट्रीज आ गई हैं जो ऑप्शंस पहले नहीं एग्जिस्ट करती थी, स्पेशली यूरोप में जितने देश हैं, जैसे फ्रांस हो गया, नेदरलैंड्स हो गया, स्पेन हो गया, ये कंट्रीज काफ़ी पॉपुलर हो रही है ओवर द टाइम, बिकॉज इनकी कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इज मच चीपर, ये काफ़ी रीजनेबल माने जाते हैं कंपेयर टू यूके एंड यूएस। एंड पहले एक बैरियर होता था कि बिकॉज उन देशों में एक अपनी लैंग्वेज होती थी और यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वो लैंग्वेज नहीं बोलने आती थी और पढ़ाई भी उस लैंग्वेज में करनी पड़ती थी, तो एक बैरियर होता था। बट अब लास्ट 4-5 सालों से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी डिग्रीज को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया है, तो सबके लिए एक यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म बन गया है। तो जैसे एक यूनिवर्सिटी है फ्रांस में, सियोंसिस पो करके, ये वन ऑफ द बेस्ट ह्यूमैनिटीज़ प्रोग्राम्स उनका है, इट्स कॉल्ड इंटर डिसिप्लिनरी ह्यूमैनिटीज कोर्स ये ऑफर करते हैं। एंड अ लॉट ऑफ पीपल जो आप देखोगे जो यूएन में जो जॉब्स कर रहे हैं और डिप्लोमेसी में, पब्लिक पॉलिसी में, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स एक पॉइंट पे सियोंसिस पो गए हुए हैं अपनी डिग्री लेने के लिए। तो जैसे किसी को पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस ऐसा कुछ करना हो तो आप सियोंसिस पो फ्रांस में देख सकते हैं, वेरी रीजनेबल ऑप्शन। वैसे ही कनाडा लास्ट थोड़े से सालों में बहुत पॉपुलर हो गया, क्योंकि जब ट्रम्प पावर में थे, जब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जॉब मिलना मुश्किल हो गया था, स्टे बैक वीज़ा मिलना मुश्किल हो गया था, तब कनाडा इमर्ज हुआ जो बहुत पॉपुलर हो गया, क्योंकि वो ऑलमोस्ट सिमिलर ज्योग्राफी में पड़ता है नॉर्थ अमेरिका में एंड सिमिलर स्टाइल ऑफ एजुकेशन है। तो वैसी एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, जो वैंकूवर में है, और उसका ह्यूमैनिटीज़ प्रोग्राम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट मेरे खुद के 3 या 4 स्टूडेंट्स लास्ट 4-5 सालों में जो गए हैं, किसी ने साइकोलॉजी डिग्री करी है, किसी ने कम्युनिकेशन डिग्री करी है, उन सबको जॉब मिल गई है। कोई मार्केटिंग फर्म में काम कर रहा है, कोई मेंटल हेल्थ फर्म में काम कर रहा है। तो ये भी कनाडा भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। यूरोप में नेदरलैंड्स भी बहुत फेमस है, क्योंकि नेदरलैंड्स की कॉस्ट ऑफ एजुकेशन आपको नेट 15 से 20 लाख रुपए ही सिर्फ ट्यूशन फीस है, कंपेयर टू अमेरिका जहां पे 50-60 लाख तक जा सकता है। तो ऐसी बहुत सारी और ऑप्शंस हैं जो इंडियंस को देखनी चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन उनको ह्यूमैनिटीज में क्या करना है उसके हिसाब से कंट्री डिसाइड करनी चाहिए। बढ़िया, ठीक है, आपने कुछ अच्छे नाम भी बताए और कहाँ कंपैरेटिवली आपको एक अच्छी एजुकेशन और किस स्ट्रीम में अच्छी एजुकेशन मिल सकती है, एंड ऑल्सो द कॉस्ट फैक्टर। तो ये काफ़ी अच्छी सलाह रही। कृतिका, अब इम्पॉर्टेंट ये भी है कि आप इतने महंगे महंगे कोर्सेज कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा ये समझना चाहूँगा कि किस तरह, आपने थोड़ा सा एक आइडिया दिया कि किस तरह की सैलरी ऑफर्स होती हैं और इंडिया आने के बाद भी और वहाँ पर भी, क्या हम इंडिया में जो कोर्सेज करते हैं और जब हम एक फॉरेन यूनिवर्सिटी से कोर्स करके आते हैं उसमें हमारी सैलरी स्ट्रक्चर या जो ऑफरिंग हमें होती है, चाहे वो पोस्ट हो चाहे सैलरी हो, उसमें कोई अंतर आता है या वो कितना बेहतर होता है? थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन। आई थिंक कल भी हमने थोड़ा इसके बारे में बात किया था, बट आई थिंक अगर आप फॉरेन से डिग्री लेते हैं जो भी टॉपिक में ह्यूमैनिटीज के अंदर, तो शायद आपको एंट्री लेवल टू गेट योर फुट इन द डोर एंड इनिशियल सैलरी नेगोशिएशंस में आपको वो मदद कर सकता है। बट उसके आगे आपको अगर वो जॉब में रिटेन होना है, उस करियर में प्रोग्रेस होना है, तो आपके सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज पे डिपेंड करता है। ये नहीं डिपेंड करता कि आप किस यूनिवर्सिटी से किए हैं, बट इतना कि आप वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज को अपनी जॉब में कैसे ला सकते हैं। और ये फील्ड आजकल इतना ग्रो हो चुका है,
पहले लोगों को एक मिसकंसेप्शन था कि ह्यूमैनिटीज कोर्सेज मतलब जस्ट स्ट्रेट लाइन कोर्सेज, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे तो बिजनेस एनालिटिक्स या इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी पढ़ रहे तो काउंसलर, एंड ऐसी सोच पहले थी। अभी इतने सारे एप्लीकेशंस आ चुके हैं, अगर आप इंडिया में पढ़ रहे हो या बाहर पढ़ रहे हो, जहां पे भी पढ़ते हैं तो दीज एवेन्यूज आर ओपनिंग। लेट्स से फॉर एग्जांपल अभी हमने लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक्स एक काफी पॉपुलर कोर्स है, उसके बारे में बात किया था। आजकल अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ ट्रांसलेटर और लाइक अ डिप्लोमैट, ये भी कर सकते हैं कि डुओलिंगो करके एक ऐप है। आई थिंक मैम ने एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बारे में बात किया था। वो डुओलिंगो आज इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के लिए भी यूज होता है, और वो ग्लोबल ऐप में अगर कोई लैंग्वेज पढ़ता है तो कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं। देन दे कैन डू अ लॉट ऑफ द प्रोग्राम डेवलपमेंट फॉर इट। उसके अलावा गूगल मैप्स, किसके फोन में गूगल मैप्स नहीं है? अगर कोई गूगल मैप्स में काम करना चाहते हैं तो दे कैन हैव नॉलेज ऑफ ज्योग्राफी एंड कार्टोग्राफी, जो उनको मदद कर सकता है अलॉन्ग विद द कंप्यूटर लैंग्वेजेस। एंड अनदर इंटरेस्टिंग वन इज जो भी सोशल मीडिया एप्स हम यूज करते हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, जोमैटो एक्सेट्रा, उसके डिजाइन, उसके कलर्स, उसके इंटरफेस क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये एक्चुअली साइकोलॉजिस्ट कंपनी को रेकमेंड करते हैं कि कंज्यूमर का बिहेवियर क्या होता है। And all of these emerge from people's subject matter expertise in that topic. So I think ये काफी important है मेरे ओपिनियन में, कि आप अपने सब्जेक्ट मैटर में कितने डेप्थ में जाते हो, अपने डिग्री के अलावा अपने लर्निंग को कैसे कंटिन्यू करते हो, आप क्या सप्लीमेंट्री कोर्सेज कर रहे हैं, जैसे कि कोर्सेरा, यूडेमी, ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे आप सप्लीमेंट्री कोर्सेज कैसे करते हो, ये काफी इंपॉर्टेंट है टू मेक प्रोग्रेस इन योर करियर, नॉट जस्ट विद वेयर यू गेट योर डिग्री। चलिए ठीक है, तो ये थोड़ी और बातचीत हो गई कि कैसे आपको क्या मिलेगा, क्या ऑफरिंग होगी, और फिर आप उसमें वैल्यू एडिशन कैसे कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि फॉरेन से एक डिग्री ले ली तो वो सब कुछ हो गया। चलिए इसी बात पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक के बाद थोड़ा सा ज़रा फोकस करेंगे फंड्स पे। अब ह्यूमैनिटेरियन है, ह्यूमैनिटीज़ है, तो क्या ये कोर्सेज सस्ते होते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर आप इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं, मेडिकल करने जा रहे हैं, और किस देश में कितना खर्चा हो सकता है, ये पेरेंट्स का लिए बहुत बड़ा कंसर्न होता है। उस पर थोड़ी हम नज़र डालेंगे, और साथ ही कुछ और नॉलेज की क्या कौन से एग्ज़ाम जैसे टॉफल है या कोई और लैंग्वेज का एग्ज़ाम क्या आपको क्लियर करना होगा, इंग्लिश पे आपकी कमांड क्या बहुत अच्छी होनी चाहिए, ये कुछ प्रश्न रहते हैं सबके मन में, उनका जवाब लेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। घर में फैमिली की डिमांड्स और ऑफिस में काम की इन्वेस्टमेंट। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। एफएनओ मार्केट का हर एक्शन 2790 से चलकर 3006 के आसपास, अब इसमें 250 अंकों के आसपास का मूव देख चुके हैं। कॉल ऑप्शन ले या पुट ऑप्शन। 17550 का जो कॉल है वो 85 to 90 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। फिलहाल निफ्टी पे वेट एंड वॉच करना चाहिए। जानिए किन स्टॉक्स में होगी आपकी जबरदस्त कमाई। 3300 के नीचे अर्ली क्लोज अगर आए तो आप शॉर्ट करके यहाँ पर जा सकते हैं। देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस। बाजार शुरू होने से पहले कीजिए मुनाफे की तैयारी। जहां से कॉल राइटर्स बाहर निकल रहा है वहां पे बाय कर दीजिए, और जहां पे पुट राइटर कन्विक्शन है वहां पे डिप बाय कीजिएगा। जानिए सेंसेक्स और निफ्टी की कैसी होगी चाल। बहुत बढ़िया मूव्स एंजॉय कर रहा है ये स्टॉक। ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट, बाय 1210 तक की तैयारी। तो कौन से स्टॉक्स आपको बनाएंगे मालामाल? 590 के ऊपर खरीदेंगे, 580 के स्टॉप लॉस है, 620 के टारगेट के लिए। देखिए मुनाफे की तैयारी। टैक्स बचाने का हो टेंशन, या फिर पेचीदे टैक्स नियमों की उलझन, अटका हो रिफंड या मुश्किल में फंसा हो आपका रिटर्न, हर मुश्किल सवाल का आसान जवाब है टैक्स गुरु, जहां आप ना सिर्फ अपना टैक्स बचाते हैं बल्कि हम टैक्स की उलझनों को सुलझाने के गुर भी आपको सिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय, और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। सर, आपका स्वागत है CNBC आवाज में। हमने देखा है कि विदेश में रहने वाले भारतीय अपने घर पे परिवार को, माता पिता को पैसे भेजते रहें, लेकिन इन दिनों विदेश में पैसा भेजने का चलन बढ़ता जा रहा है। अगर रिजर्व बैंक के आंकड़ों को देखें तो पिछले 8 साल में बाहर भेजे जाने वाली रकम
वेलकम बैक। विदेश में पढ़ाई ह्यूमैनिटीज में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी एक खास सीरीज जहां पर हम लगातार बात कर रहे हैं कि आपको अगर विदेश में पढ़ाई करनी है तो उसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। आज फोकस है ह्यूमैनिटीज़ पे। वो कौन से सब्जेक्ट, कौन सी स्ट्रीम्स, कैसे, कहाँ, कब और कितनी पढ़ाई आपके लिए ज़रूरी है ताकि आप एक बेहतर करियर आगे बनाएं। तो प्रतिका जी, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि खर्च कितना आएगा, ये सभी पेरेंट्स के मन में होता है। इनफैक्ट बच्चे भी इसको कंसिडर करके चलते हैं। तो एक तो सवाल मेरा ये कि क्या एज़ कम्पेयर टू अदर कोर्सेज ह्यूमैनिटीज़ में थोड़े पैसे कम खर्च होते हैं, और फिर भी एक कितना बजट किसी को लेकर चलना चाहिए अगर उसे एक ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करना है? सर, जो ये स्टडी के एक्सपेंसेस हैं, इट ऑल्सो वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। अगर आपका डेस्टिनेशन यूके है, सो आपका मिनिमम बजट जो आपको प्लान करके चलना चाहिए 20 से 25 लाख्स, क्योंकि वहाँ पे एवरेज यूनिवर्सिटी की जो कॉस्ट आती है 15 से 18 लाख्स आती है। एंड देन आपके अदर एक्सपेंसेस भी हो जाते हैं, क्योंकि उसमें एप्लीकेशन का बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस यूके में इन्वॉल्व नहीं होते। फिर वीज़ा के टाइम आप जर्नल वीज़ा के लिए जा रहे हो, प्रायोरिटी के लिए जा रहे हो, सुपर प्रायोरिटी के लिए जा रहे हो, सो वो 4 to 5 lakhs के एड ऑन एक्सपेंसेस आपको साथ लेके ही चलने चाहिए व्हेन यू स्टार्ट प्लानिंग कि मुझे कहाँ पढ़ने जाना है। सो अगर हम यूएस को टारगेट करें तो एनी डे 30+ का बजट आपको प्लान करना चाहिए। सो जो ये फीस स्ट्रक्चर है, ये रीजन टू रीजन भी वेरी करती है। फॉर एग्जाम्पल, आप यूके में लंदन में पढ़ रहे हो या आप कंट्री साइड के कॉलेज में जा रहे हो, सो उसमें भी आपका 2-3-4 लाख का डिफरेंस आ जाता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी फॉर द सेम कोर्स इन द सेम कंट्री। सो दिस हैपेंस विद ऑलमोस्ट ऑल द डेस्टिनेशंस। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप सैन फ्रांसिस्को या न्यूयॉर्क मेन में जाओगे, सो आपका और एक रीजनल यूनिवर्सिटी में लाइक UCLA से अगर आप UC सैन डिएगो या UC सेंटा बारबरा जाओगे, सो सेम कोर्स में ही 2-3-4 लाख का डिफरेंस आ जाता है। पहले तो जब आप बजट प्लान करो, मतलब इट शुड बी अ फैमिली मीटिंग कि हमारा बजट क्या है। सो बजट के अकॉर्डिंग अपना कोर्स एंड कॉलेज पिक करो, क्योंकि सिटीज में सेम कोर्स एक्सपेंसिव रहेगा हर कंट्री में एज कंपेयर टू कंट्री साइड। सो यू कैन सेव योर 3-4-5 to 7-8 lakhs इन द सेम कंट्री फॉर द सेम कोर्स। सो देन लाइक जैसे यूनिवर्सिटीज हैं, सो एवरेज तो हम बात करें यूके में 15 से 16 लाख से स्टार्ट होती है अच्छी यूनिवर्सिटीज जिनका ROI भी हो, और फिर यूएस में वो बजट चले जाता है 25 to 30, कनाडा में 15 to 20, ऑस्ट्रेलिया में अगेन 20 से 25 लाख्स। अगर हम बात करें यूरोप में तो 10 से आप ये लगा लो 9-10 से स्टार्ट होके 14-15 तक। सो हम अपने बजट में अपनी चॉइस की यूनिवर्सिटी वी कैन इजीली फाइंड आउट इफ वी डू द प्री होमवर्क आई वुड से जी। तो एक स्ट्रेटेजिकल एंड सिस्टमेटिक प्लानिंग से यू कैन गेट इनटू द ड्रीम कॉलेज इन द ड्रीम डेस्टिनेशन। लेकिन आपने कहा कि बजट बना ले 20 से 25 लाख, कुछ जगह 9-10-12 लाख रुपए भी, लेकिन हाँ आपको लेकर चलना है। फिर कंट्री साइड पे कर रहे हैं तो कैसे आप थोड़ा बहुत बचत भी कर सकते हैं अपने ओवरऑल बजट की, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि फॉरेन पढ़ने जा रहे हैं तो पैसों का इंतजाम बहुत ज़रूरी रहता है यहाँ पे। एक और महत्वपूर्ण सवाल है पुण्य, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या लैंग्वेज कोई बैरियर है? क्योंकि अक्सर लोगों के मन में सवाल होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कैपेबल हैं फॉरेन जाने में, लेकिन पढ़ाई अगर उन्होंने हिंदी मीडियम से की है तो उन्हें लगता है कि क्या हम कैसे जाएंगे और फॉरेन में पढ़ेंगे। क्या हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी फॉरेन में जा सकते हैं, और या लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज एक बैरियर है, और क्या इसके लिए कोई एग्जाम भी क्लियर करनी पड़ती है लैंग्वेज की? पुण्य आप म्यूट पर हैं। शायद पुण्य की आवाज है मेरे। कृतिका, अगर आप ये सवाल सुन पाई हो तो आप इसका जवाब दे सकती हैं। जी, लैंग्वेज, सॉरी, आई डोंट नो व्हिच वन ऑफ अस ही वाज रेफरिंग टू। हाँ जी, कृतिका, मैंने आपसे कहा, कृतिका बालाजी। ओके, जी, एक्चुअली दो तरीके हैं। एक तो रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से देखा जाए तो बहुत सारे इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस के लिए इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट के रिक्वायरमेंट्स होते हैं, जैसे कि टोफल, आईएलटीएस और आजकल डुओलिंगो में भी उसमें इंक्लूडेड है। सो यूएस और कनाडा में ज्यादातर टोफल इज पॉपुलर एंड आईएलटीएस इज क्वाइट पॉपुलर फॉर द यूके, ऑस्ट्रेलिया स्टडी डेस्टिनेशंस। और ये नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स, जो नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स नहीं है
उनके लिए ये बेसिक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। एंड अगर हम कल्चरली बात करें, अगर स्टूडेंट को हेजिटेशन होना चाहिए कि मैं कैसे अडॉप्ट कर सकता हूँ, ऑफ कोर्स एक लर्निंग कर्व होगा इनिशियली कि अगर नई जगह जा रहे हैं तो कुछ चीजें सीखने पड़ेंगे, और अगर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है उस यूनिवर्सिटी में तो जरूर एक बेसिक लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। बट उसके अलावा आई थिंक आजकल ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजी इतना स्ट्रांग हो चुका है कि अगर स्टूडेंट्स जाके एक नई जगह पे एक्लिमेटाइज करना चाहते हैं, जैसे कि आज कोरिया और जापान में टूरिज्म के अलावा एजुकेशन में भी यूज किया जा रहा है कि वो ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजी थ्रू मोबाइल एप्लीकेशंस, वो कुछ बोल सकते हैं या लिख सकते हैं उसमें और वो रिपीट हो जाता है वो लोकल लैंग्वेज में, और वो सुन के भी रीट्रांसलेट करता है। तो टेक्नोलॉजी इज सपोर्टिंग द प्रोसेस और लोगों को ये बेहतर अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि वो ज्यादातर जाके एक्सप्लोर करें, अपने होराइजन्स को लिमिट करके ना रखें। But it is important, or it will be helpful to definitely have a basic level of English proficiency in most international destinations. At least that is my. थोड़ा सा इंग्लिश में हाथ आपका अच्छा होना चाहिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन फिर भी जैसा यहाँ पे बताया कृतिका ने कि आप थोड़ी मेहनत करके थोड़ा मैनेज करके चाहें तो कर सकते हैं ना, किसी भी मीडियम का बच्चा पढ़ने जा सकता है, ऐसी कोई निराश होने वाली बात नहीं। चलिए अब मेरा समय क्योंकि अब समाप्त होने वाला है, लेकिन आई थिंक हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। कैसे प्लानिंग स्टार्ट करनी है, बजट कैसे डिसाइड करना है, कौन से कंट्रीज़ में आपको बेहतरीन कॉलेज मिलेंगे, और उन सब के बाद क्योंकि आखिरकार ये सब क्यों कर रहे हैं, आप अपने करियर के लिए कर रहे हैं, तो आपको फाइनली किस तरह के जॉब्स मिलेंगे और किस तरह की सैलरीज मिलेगी। आप कंक्लूजन में यही कह सकते हैं कि एक वक्त में था कि आर्ट्स सबसे नीचे आते थे या ह्यूमैनिटीज सबसे नीचे आती थी, लेकिन अब लिबरल आर्ट्स का ज़माना है जिसकी अच्छी खासी डिमांड है, तो ये भी आपके लिए एक बेहतरीन करियर ऑप्शन हो सकता है अगर आप विदेश में पढ़ाई करने का मन बना रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का, आपने वक्त निकाला और काफ़ी यूजफुल बातें हमारे दर्शकों को बताई। नमस्कार। Celebrating Dr. Korea.